तो आप किस तरीके से इस म्यूजिक की लाइन में, या फिर आप शायर कैसे बने? शायर कैसे बने मैं नहीं बता सकता। अपनी पसंदीदा शायरी से करना चाहेंगे? मैं नहीं चाहता देखूं तुझे करीब से मैं नहीं चाहता तुझ में भी कुछ कमी निकले। मैं नहीं चाहता पहलू में तेरे मेरी तरह बेबसो बेकसो बेजार जिंदगी निकले। तू हंसी ख्वाब है मेरी उदास आंखों का, तू हंसी ख्वाब है मेरी उदास आंखों का। क्या बात। मैं नहीं चाहता मुझसे ये ख्वाब छिन जाए। मैं नहीं चाहता देखूं मैं तुझको बेपर्दा और नजरों से मुनासिब हिजाब छिन जाए। पास आने से कहीं दूरियां न बढ़ जाएं। क्या आपको पहले से शौक था उर्दू का? नहीं, तो जो प्रदीप जी आप गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कोई ऐसा खास इमोशन? नहीं ऐसा होता है ना, जब हम कविता लिखने बैठते हैं ना, तो लिखने से पहले ना हमें नहीं पता होता कि हम क्या लिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत मक्कड़। आपके पसंदीदा शो पॉडकास्ट व्यूज एंड न्यूज पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में एक बेहद ही खास मेहमान, एक शायर, एक गीतकार, एक कवि, श्रीमान प्रदीप साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्रदीप जी, क्योंकि हम आपको जानते हैं और सालों भर से देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जी जी। और क्योंकि आपका एक प्रदीप म्यूजिकल टीम भी है, हाँ जी। तो आप किस तरीके से इस म्यूजिक की लाइन में, या फिर आप शायर कैसे बने? शायर कैसे बने, इसे एक शब्द में या एक वाक्य में या किसी एक तिथि को या एक डेट को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, वो कहते हैं ना, पूरी कुदरत किसी चीज़ को बनाने के लिए चारों तरफ से ऐसा माहौल तैयार करने लगती है कि आदमी ना चाहते हुए भी, जैसे हम छोटे थे ना तो रेडियो का ज़माना हुआ करता था, तो रेडियो पे जो गाने बजते थे या जो भजन आते थे, वो सुनहरा काल था शेरो शायरी का, कविता का, संगीत का। और हर एतबार से तो हमारे कानों में ना चाहते हुए भी ना, तो फिल्मी नगमों के ज़रिए या भजनों के ज़रिए शायरी पढ़ती रहती थी। और जैसे मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय ऋषिकेश थरेजा जी, वो उर्दू माध्यम से, उस टाइम ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, उर्दू माध्यम से ही पढ़े हुए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी उर्दू की वजह से शेरो शायरी बहुत अच्छी थी। तो वो बात-बात पे कोई किस्सा सुनाते या शेर सुनाते, तो बस ऐसे ही जैसे मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने फर्स्ट ईयर हिंदी ऑनर्स में टॉप किया। तो क्योंकि हिंदी ऑनर्स में कविता सारी थी भक्ति काल की, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी, मीराबाई। तो टॉप किया, तो अगले साल हमारे कॉलेज में एक काव्य सम्मेलन जैसे होता है ना, कविता प्रतियोगिता हुई। तो हालांकि मैं लिखता नहीं था, लेकिन मेरा नाम ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया कि ये तो जी बहुत अच्छा लिखता ही होगा। तो जब डाल दिया तो फिर मैंने ज़बरदस्ती एक रचना लिखी, वो मुझे याद नहीं है, और उस पे मुझे सेकंड प्राइज़ मिल गया। तो बस उसके बाद पता ही नहीं चला, धीरे 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 कब दूसरों की शायरी पढ़ते हुए, कविताएं पढ़ते हुए हम भी उसी रंग में रंग गए। बस। तो आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत किसी अपनी पसंदीदा शायरी से करना चाहेंगे? ठीक है, एक नज्म सुनाता हूँ आपको। जी। मैं नहीं चाहता देखूं तुझे करीब से मैं नहीं चाहता तुझ में भी कुछ कमी निकले। मैं नहीं चाहता पहलू में तेरे मेरी तरह बेबसो बेकसो बेजार जिंदगी निकले। तू हंसी ख्वाब है मेरी उदास आंखों का, तू हंसी ख्वाब है मेरी उदास आंखों का। क्या बात। मैं नहीं चाहता मुझसे ये ख्वाब छिन जाए। मैं नहीं चाहता देखूं मैं तुझको बेपर्दा और नजरों से मुनासिब हिजाब छिन जाए। पास आने से कहीं दूरियां न बढ़ जाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत पास सुंदर। आने से कहीं दूरियां न बढ़ जाएं। दूर रहकर भी तो हम पास रहा करते हैं।
क्या जरूरी है कि कुछ नाम हो, हर रिश्ते का चंद रिश्ते हैं जो बेनाम हुआ करते हैं, बहुत चंद सुंदर, रिश्ते बहुत हैं जो सुंदर, बेनाम बहुत हुआ करते सुंदर। हैं। थैंक तो यू, इसी शुक्रिया। चीज के लिए आप जाने जाते हैं प्रदीप जी, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया, क्योंकि आपने कॉलेज से शायद लिखना शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपने लिखना शुरू किया, तो जो करियर की, अगर मैं राइटिंग करियर की बात करूं, एक लेखक के रूप में, एक जी जी। गीतकार के रूप में, तो आपका जो शुरुआती करियर था, हाँ जी, उसमें कुछ, जैसे हर करियर में कुछ रोलर कोस्टर सी लाइफ होती है, हाँ जी, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे रोलर कोस्टर जिंदगी रही? नहीं, शायरी तो अगर आजीविका का साधन बनाना है तो छोड़ देनी चाहिए। इसे आप अपनी रोजी रोटी का जरिया नहीं बना सकते। और जैसे बीए मैंने पूरी की, उसके बाद एमए की, उसके बाद मैंने दुकान खोल ली, कन्फेक्शनरी शॉप। तो जो शायरी थी वो कभी छूट जाती थी, क्योंकि घर परिवार भी था, शादी भी हुई, और फिर से जैसे होता है ना, एक वो जैसे होता है ना खुरक, या कहते हैं कि एक कीड़ा होता है, तो वो बार बार उछालता मारता था भाई अंदर से, मन से। तो बस ऐसे ही था कि मेरे पिताजी ने कहा एक दिन कि तेरा जन्मदिन आ रहा है, तुझे क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो है। हालांकि वो संतोष था ज़िंदगी में, हालांकि मैं किसी बहुत बड़े मेयार पे नहीं था, लेकिन जितना था वो ज़रूरतों के हिसाब से या समझ के हिसाब से काफ़ी था। तो वो बोले मैं तेरी शायरी की किताब छपवा दूँ। मैंने कहा शायरी की किताब? वो कह रहे तू लिखता रहता है, कॉलेज में सुनाता है, स्टेज पे सुनाता है, उन सबको इकट्ठा करके किताब ही छपवा ले। तो मैंने कहा ठीक है, छपवा दो। तो उन्होंने रिश्ता एहसास करके मेरी एक पतली सी शायरी की किताब छपवा दी। जी। तो मैं फिर वो किसी से भी मिलता, किसी को, अब आजकल तो कोरियर होता है, उस टाइम पोस्ट होती थी, जैसे डाक, भारतीय डाक। जी। तो मैं जगह जगह लोगों को भेजता, कभी इधर कभी उधर। तो मेरी शायरी की एक बात लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी कि उसमें मुश्किल अल्फाज भी होते थे ना शायरी में, उर्दू के, बावजूद उसके ना लोगों को समझ पूरी तरह से आती थी। और शायद मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी जो शायरी की, या मेरे जो मैं गीत लिखता हूँ, उनमें जो अ, केंद्र बिंदु होता है, या जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो पूरी तरह स्पष्ट होती है कि शायर या कवि ये बात कहना चाहता है, और ये बात लोगों को अच्छी लगी। उसके बाद धीरे 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 पता ही नहीं चला कि बस ऐसे आगे बढ़ते गए। प्रदीप जी, क्योंकि जब हम बात शायरी की करते हैं, हाँ जी, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उर्दू के अल्फाज और उर्दू एज ए लैंग्वेज हाँ जी, यूज जरूर होती है। जी जी जी। क्या आपको पहले से शौक था उर्दू का, या फिर आपको जब ये एहसास हुआ कि आप अच्छा लिख रहे हैं या हाँ अच्छा जी, लिख सकते हैं, जी जी। तो आपने उर्दू की और कदम बढ़ाए और फिर शायरी लिखनी शुरू की? जब मैं फाइनल ईयर में था, हम्म। हिंदी ऑनर्स बीए में, तो मैंने अपने जो एक एग्ज़ाम होता है निबंध का, एक तो कविता का पक्ष होता है, हम्म। काव्य वाला, एक होता है गद्य पक्ष। हम्म। उसमें निबंध होता है, या कहानियाँ होती हैं, या नॉवल होते हैं। हम्म। तो उस पेपर में ना मेरे कम नंबर आते थे। हम्म। तो उसमें जो अंश, जैसे प्रेमचंद जी के गोदान के, या किसी रचना के, या रेणु जी की मैला आंचल है उसके अंश, या तो उसकी जब मैंने व्याख्या की ना अपने एग्ज़ाम में, तो उसके व्याख्या में ना भाव साम्य के तौर पे कोई शायरी लिख दी, या कोई फिल्मी गीत शायरी टाइप का लिख दिया। तो मैं हैरान हो गया कि गद्य वाले पेपर में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए, और जिसमें सबसे कम नंबर आते थे। हम्म। तो मेरे भीतर ये हो गया कि मेरे को और ज़्यादा शेरो शायरी याद करनी है, अच्छा। भाई कंठस्थ करनी है दूसरे शायरों की। हम्म। तो मैं बड़ी सारी किताबें खरीद के लाया, अच्छा। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं साथ साथ काम भी करता था। हम्म। सुबह कॉलेज जाता था, शाम को काम करता था, हम्म। पार्ट टाइम बिजनेस। जी। तो मेरे पास जेब खर्ची के लिए भरपूर पैसे होते थे। जी। तो मैं लाइब्रेरी से सुनता हूँ। किताब इशू नहीं कराता था, मैं खरीद ही लाता था किताबें। अच्छा जी। तो मैं शायरी की बड़ी सारी किताबें खरीद लाया।
तो जो कि हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में थी, कि जो हिंदी पढ़ने वाला पढ़ सकता है। तो उसमें कन्फ्यूज़न होता था कई बार मुझे कि नीचे बिंदी जिसे नुक्ता बोलते हैं, कहीं लगानी है, नहीं लगानी। तो मेरे मन में ये आने लगा कि मुझे उर्दू सीखनी चाहिए। हालाँकि मेरे फ़ादर साहब बड़ी अच्छी उर्दू जानते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, घर में नहीं सीख सकता। अच्छा। अपने पिता से बच्चा। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स होता है उर्दू का, तो वहाँ से 3 साल का कोर्स किया। अच्छा। हाँ जी, तो मैं वहाँ से उर्दू, बहुत मुझे अच्छे उस्ताद मिले, बहुत अच्छे जो टीचर थे, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत सलीके से मुझे बच्चों की तरह सिखाया। जैसा अभी आपने बताया, जो आपके पिताजी, जी। वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को जानते थे, समझते थे और लिखते थे, तो क्या वो भी लेखक थे? नहीं, उनकी भी कोई रचनाएं और इस तरीके की किसी चीज में रुचि थी? हमारे गली में ना मंदिर था एक, जी। तो उसमें ना भजन गाते थे वो। अच्छा। तो उन्हें जो फ़िल्मों के गीतों में, सुनने में, गाने में या भजनों के, उन्होंने डायरियाँ बना रखी थी, शेरो शायरी लिखी होती थी। और तब एक हीरो साइकिल वालों की ना एक डायरी आती थी। वो जो भी साइकिल खरीदता था ना, उसे गिफ्ट में देते थे। अच्छा। तो उसके हर पेज पे ना ऊपर डायरी खाली होती थी, नीचे किसी शायर का एक शेर लिखा होता था। अच्छा। तो वैसी डायरियाँ जब उन्हें पता चला कि मेरे बेटे को अभी शौक है, तो वो बाहर से मंगा लेते थे। हम्म। हमारे कई रिश्तेदार थे, हम्म। उनसे मंगा लेते थे कि वो डायरी भेज दो। हम्म। तो मेरे ऐसे ही बस पापा को शौक तो बहुत था, उनको मुँह ज़ुबानी बड़े शेर याद थे, हम्म। लेकिन वो अपने शेर नहीं कहते थे। हम्म। तो क्योंकि उनको भी भजन लिखने का और गाने का शौक था, क्योंकि आपके घर के पास मंदिर था आपकी हाँ गली जी, में, हाँ तो जी। क्या आपको भी भजन का शौक आया? नहीं, उस टाइम तो ये था ना कि जो माता-पिता को शौक होता था ना, बच्चों का शौक अपने आप हो जाता था। हम्म। आजकल तो नहीं है, बच्चा आजकल तो मैंने देखा है कि अ, अपने माता-पिता पिता के अगेंस्ट ही जाता है। हम्म। उसके शौक भी जो होते हैं ना, वो नहीं रखना चाहता जो कि माता-पिता के हैं। लेकिन उस टाइम ये होता था कि ऑटोमैटिकली भई जो माता-पिता की दिनचर्या होती थी ना, वो बच्चे के अंदर अपने आप आ जाती थी। जैसे माता-पिता जल्दी सुबह उठते थे, तो बच्चे की भी आदत पड़ जाती थी जल्दी उठने की। माता-पिता फ़िल्मी गाने गुनगुनाते थे, तो बच्चा भी गुनगुनाने लगता था। तो बस ऐसे ही है, वो कीर्तन में जाते थे, तो हम भी छोटे थे, उनके साथ जाके बैठ जाते थे। संडे के संडे कीर्तन होता था। वैसे तो मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, तो कीर्तन होता था, तो भजन भी मुँह ज़बानी याद हो जाते थे, बस। तो आपने कौन सी उम्र में पहली बार भजन गाया? कौन-सी उम्र में पहली बार भजन गाया? मैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, नवजीवन में हमारे इधर। तो हमारे पास ना सरकारी स्कूल था एक। तो मैं थोड़ा-सा जैसे आवारागर्दी करते हुए ना, हमारा तो सुबह का स्कूल होता था, सरकारी स्कूल होता था शाम का। अच्छा। तो उस स्कूल में ना हमें पता चला कि आज ना बाल सभा है। अच्छा। बाल सभा यानी कि एक सब बच्चे इकट्ठे होंगे और सब कोई अपना कोई गाना सुनाएगा, अच्छा। कोई नाटक करेगा या हाँ। कुछ वो करेगा, और सबको कुछ ना कुछ मिठाई भी मिलेगी। तो अच्छा। हमने कहा चलो चलते हैं। तो हम भी जाके वो सरकारी स्कूल के, वो टेंट वाला स्कूल होता था, जाके वो जो वहाँ पे बैठ गए। वो बच्चों के बीच में जाके मैं बैठ गया। तो वहाँ पे एक अध्यापक ने कहा कि और कोई बच्चा कुछ सुनाना चाहता है? तो मेरे साथ एक लड़के ने ना शरारत में कहा कि ये आया जी, ये सुनाएगा जी। अच्छा। तो मेरे को खड़ा कर दिया। तो मेरे को समझ ही ना आए, तो वो मुझे बुला लिया उन्होंने, हाँ जी सुनाओ। तो मेरे पापा ना एक भजन सुनाते थे वहाँ, तो मैंने वो सुना दिया उनको। हालाँकि मुझे 1-2 लाइनें याद हैं उसकी। तो वो लोग ना सब टीचर्स भी बड़े प्रभावित हुए, बच्चों ने खूब तालियां बजाई और वहाँ पे मुझे खूब मिठाइयाँ दी उन्होंने, अच्छा। फल फ्रूट दिए। और मुझे लगा कि बस वो दिन मेरे लिए कोई स्पेशल ही दिन था। वो था कि एक बाबूजी चले शहर को, बन-ठन के तैयार हुए, नौकर अपने को बुलवाया, मोटर पर सवार हुए। बस इतना ही याद है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो एक अलग सा टैलेंट कहूँ मैं, कि चीजों को याद कर लेने का, सुनाने जी, का और लिखने का, क्योंकि लिखना सबसे मुश्किल है। जी, क्योंकि आज लोग जब सुनते हैं फिल्मी गीतों को हाँ जी, और सब भजनों को, तो वो उसको सुन के याद तो कर लेते हैं हाँ और जी, बहुत सारे लोग गा भी लेते हैं, हाँ जी, लेकिन कुछ नया लिखना,
अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य तो है ही, प्रभावशाली भी है। जी जी और क्योंकि आप ये सब कर पा रहे हैं एक छोटी उम्र से, तो जरूर मैं मानता हूँ आपके माता पिता से आपको वो चीज आई है। जी जी। क्या आपके बच्चों में भी ये चीज गई? नहीं, मेरे बच्चों में मेरा बेटा तो है, वो कई बार ये ख्यालों में खोया रहता है, तो उसकी मम्मी कहती है अरे ये भी कहीं राइटर ना बन जाए, उन्हें चिंता हो जाती है। तो वो चाहती थी कि राइटर बने या नहीं? नहीं, वो तो अभी लिखता नहीं है, स्कूल में है। अच्छा। तो मेरी मिसेज चाहती है भाई, अरे ये क्या ख्यालों में खो जाता है बैठा बैठा, जी। तो उसे चिंता होती रहती है कहीं राइटर ना बन जाए। और आपका दिल क्या कहता है? नहीं, मेरा दिल कुछ नहीं कहता। भाई मैं किसी पाबंदी का कायल नहीं हूँ, जो जिसका दिल करता है। जी। जैसे मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी से ज़्यादा अच्छा गाती थी, अच्छा। लेकिन उसने कहा कि मुझे गाना नहीं गाना, अच्छा। तो उसने गाना छोड़ दिया। हालांकि 3-4 साल मैंने सिखाया उसे, यानी जी। कि मैं उसे ले जाता था जी। गंधर्व महाविद्यालय। जी। तो लेकिन उसने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। और आपकी बड़ी बेटी? वो सिंगर है, निधि साहिल। निधि साहिल जी। हाँ जी हाँ जी। तो उनको भी मैंने पर्सनली देखा है कई बार गाते हुए। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने आपसे प्रेरणा लेकर के गाना सीखा? नहीं, प्रेरणा तो माता पिता से ही मिलती है, क्योंकि माहौल ऐसा था ना घर का, कि मैंने ना जब वो छोटी थी अ, तब से ना भजन लिखना शुरू कर दिया था। पहले तो जैसे मैं उर्दू की किताबों को हिंदी करता था। जी। वाणी प्रकाशन है इधर अंसारी रोड दिल्ली में, उनके लिए उर्दू की किताबें जो मशहूर हैं, जो उनका हिंदीकरण करता था, लिप्यंतरण करता था। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ही, ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। तो उसके बाद फिर मेरी जैसे मेरे पापा ने मेरी शायरी की किताब छपवाई, मैंने बताया। तो वो ना कई भजन सिंगरों के पास पहुंच गई, गायकों के पास। तो वो ना मेरे को जिद करते थे कि मेरे हमारे लिए भजन लिखो। तो पहले तो मैं मना करता रहा कि मैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो वो कई बार उन्होंने कहा कि एक बार कुछ भी लिख के बताओ, शायद। तो मैंने ऐसे ही, उन्होंने एक ट्यून दी, मैंने उस पे लिख दिया, कदे फ़ोन कदे चिट्ठी पावी दातिए, भूल के भी सानू ना भुलावी दातिए। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने गाया। तो वो जहाँ पे भी गाते थे ना, लोग बड़ा पसंद करते थे। तो फिर वो और भी जो कलाकार थे, जो ये आपने गायक थे। पहली बार एज ए प्रोफेशन किसी को भजन लिख करके दिया था? हाँ जी हाँ जी। हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड मेरा सबसे पहले हुआ था, कुमार विशु जी ने गाया था। बोल पिट्ठू बोल री कैसी है मैया, पर्वत पे कौन से रहती है मैया। भाई वो पिट्ठू होते हैं ना जो, वैष्णो देवी में? हाँ, वैष्णो देवी में। जी। तो उसके हम्म। सिलसिले में लिखा था। हम्म। तो वो रिलीज हुआ था। तब टेप रिकॉर्ड होते थे, वॉकमैन होता था सोनी का। तो उसमें ना भजन चला के रखता था कि कोई ट्यून आती थी, तो ट्यून सारा दिन ट्यून चलती रहती थी, भी मेरे दिमाग में बैठ जाएगी, तो फिर मैं उस पर कुछ नया लिखूंगा। तो छोटी थी वो, 2-3 साल की, वो उसके दिमाग में वही बैठता गया निधि जी? संगीत। निधि जी की हाँ गाय? जी, निधि साहिल। तो फिर उसका ना जन्म नहीं था, 9 साल की हो गई थी वो। तो मैं उसको लेके झंडे वाला मंदिर दिल्ली करोल बाग में जी। लेके गया, मत्था टिकवाने के चलो भाई, क्योंकि हमारे माता पिता भी ले जाते थे। हमारा बर्थडे होता था तो हमें गुरुद्वारे ले जाते थे या मंदिर ले जाते थे। तो मैंने कहा चलो मंदिर ले जाता हूँ। मैं वहाँ लेके गया, तो वहाँ सुबह कोई मंडल, मोहन मंडल था शायद नाम, वो भजन कीर्तन कर रहे थे। तो मेरी बेटी जिद करने लगी मैं भी गाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं बेटे, ये बड़ा मुश्किल काम है, आपसे नहीं गाया जाएगा। जी। तो वो बोली नहीं, मैं अभी बुआ के घर गई थी ना, तो मैं एक भजन सीख के आई हूँ। अच्छा, तो आपकी सिस्टर भी गाती थी? वो वैसे ही जैसे कीर्तन में गाने का शौक है। अच्छा, पिताजी के साथ उन्होंने बचपन में सीखा था? नहीं वैसा नहीं, प्रोफेशनली नहीं है। जैसे एक आम भारतीय नारी होती हैं, उनको शौक होता है कीर्तन में जाके। ओके। हाँ भाई, तो मेरी बेटी ने वहाँ भजन गाया झंडे। पहले तो वो मना कर रहे थे मोहन मंडल वाले कि नहीं नहीं। फिर वो किसी तरह गाने दिया, तो सब हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया। क्या गाया उन्होंने? वो गाया था, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार सोचा मैं उपवास रख लूं, खाने को दिल करे चटनी अचार। बहुत सुंदर। तो बहुत पसंद किया। तो फिर हम घर में आके हमने विचार विमर्श किया, मैंने, मेरी धर्मपत्नी ने, कि अपनी बेटी से भी पूछा गाना सीखना है, वो बोल रही हाँ सीखूंगी। तो फिर हमने घर में एक म्यूजिक टीचर लगा दिया। तो 1-1.5 साल 2 साल तक घर में ही सिखाया। उसके बाद फिर वो गंधर्व महाविद्यालय ITO। और जब आस पड़ोस में पता चला ना कि ये सीखती है लड़की, गाती भी है, तो लोग मुझसे संपर्क करने लगे कि अपनी बेटी को हमारे जागरण में भेज दो, चौकी में भेज दो, आधा घंटा गा जाएगी, 15 मिनट गा जाएगी। तो
मैं कहा चलो चलो ठीक है। तो वहाँ से वो बच्चे की जेब खर्ची निकल जाती थी, वो ट्यूशन जो म्यूजिक ट्यूशन होती थी उसका खर्चा निकल जाता था। तो वो धीरे धीरे पता ही नहीं चला, वो मकबूल होती चली लेकिन गई। आज हम देखते हैं तो निधि जी के जो सॉन्ग्स हैं, हाँ जी। जो जिनका प्रसारण के रूप में आते हैं या हाँ जी। फिर जहां वो जागरण वगैरह में भी गाती हैं, जी जी जी। जिन भजनों को आपके लिखे हुए भजनों को गाती हैं, हाँ, ज़्यादातर तो मेरे ही आज होते हैं। कुछ व्यूज मैं देखता हूँ मिलियंस में भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जब आपने बात की कि वो 9 साल की थी और झंडेवालन मंदिर में उन्होंने पहली बार वो गाना गाया जो आपने अभी बताया, हाँ जी। उस दिन से और आज को जब हम देखते हैं कि उनके गाए हुए भजन हाँ जी। मिलियंस में जा रहे हैं, जी। तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखो, अभी यात्रा ना समाप्त नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। तो जब समाप्त हो जाएगी तब कुछ कह पाएंगे कि इस यात्रा को कैसे देखते हैं। अभी तो हम यात्रा में ही हैं। यात्रा बड़ी अच्छी रही, बड़े उतार चढ़ाव देखे, जी। बड़े अच्छे लोग भी मिले, बड़े बुरे लोग भी मिले, और बहुत ऐसे लोग भी मिले जो कि हौसला बढ़ाते हैं, बहुत ऐसे लोग भी मिले जो कि हौसला तोड़ते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, या हमारे जो पूर्वजों का आशीर्वाद था, उनके किए हुए पुण्य थे जो हमारे काम आए, तो हम धीरे धीरे तरक्की ही करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो जो प्रदीप जी आप गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, जी शायरी लिखते हैं, जी जी। कोई ऐसा खास इमोशन जो हर जगह टच होता है और निकल करके आता हो, कोई ऐसा भाव जो मन में आता हो, जो कई बार आप चाहे कुछ भी लिख रहे हो, गीत हो, कविताओं के माध्यम से कलम जी। से उतारने की कोशिश करते हो, कोई ऐसा खास भाव? नहीं, ऐसा होता है ना, जब हम कविता लिखने बैठते हैं ना, तो लिखने से पहले ना हमें नहीं पता होता कि हम क्या लिखेंगे। मिर्ज़ा गालिब की एक लाइन है कि आते हैं गैब सी ये मज़ामी ख़याल में। यानी कि वो जो अदृश्य शक्ति है ना, वो कुछ डाल देती है हमारे भीतर, और हम उसे कागज़ पे या शब्दों में ढाल देते हैं। और हालांकि मैं इस पेशे में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, तो कई बार ऐसे होता है कि हमें धुन दे दी जाती है, और जो हमारा प्रोड्यूसर होता है या जो गायक होता है जिसने गाना है भजन, उसकी तरफ से निर्देश होता है कि मुझे इस टाइप का चाहिए, ये शब्दावली चाहिए, इस टाइप शब्दावली चाहिए। तो फिर हमें इस नज़रिए से भी काम करना पड़ता है कि हम अपने मन से तब करते हैं, जैसे अपने लिए लिखना है, जैसे नए नए अल्फाज तलाशा करता हूँ, अपने हुनर को आप तराशा करता हूँ, लड़ता रहता हूँ खुद से ही अक्सर मैं, तुम कहते हो रोज तमाशा करता हूँ। तो अपने लिए जब लिखना होता है तो आदमी नए नए विषय लेके आता है, कोई नई बात परोसने की कोशिश करता है। अभी हालांकि वो पंक्ति मैंने चेंज कर दी है, भजन में नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। श्याम बाबा जी का भजन लिखा था मैंने। संभालेगा संभालेगा मुझे तू ही संभालेगा, तू हारे का सहारा है मेरी विपदा भी टालेगा, घिरा तूफान में हूं मैं मगर पूरा भरोसा है, घिरा तूफान में हूं मैं मगर पूरा भरोसा है, मुझे तू कैच कर लेगा समंदर जब उछालेगा। तो वो जो हमारे संगीतकार थे या जिन्होंने गाया, वो बोले कि कैच कर लेगा ना, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा, इंग्लिश वर्ड है, तो इसे बदल दीजिए। तो मैंने बदल दिया। हालांकि मुझे ये बड़ा इसमें एक सीन जैसे होता है ना, विजुअल, एक भाई समंदर ने उछाला तो दूसरे ने, ईश्वर ने कैच कर लिया हमें। स्क्रिप्ट बन रही है। हाँ, वो बन रहा था एक जैसे चित्रात्मकता। जी। लेकिन वही है कि हमें सबकी सहमति से काम करना पड़ता है, तो उसमें तब्दीली कर दी। क्या तब्दीली की आपने उसमें? अ, घिरा तूफान में हूं मैं मगर पूरा भरोसा है, मेरी पतवार थामेगा समंदर जब उछालेगा। और इसका एक शेर मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, मेरी गुस्ताखियों की तू पिता बनकर सजा देगा, मेरी गुस्ताखियों की तू, क्योंकि हम ना अपने माता पिता से ना बचपन में खूब पिटे हैं भाई। वो आज हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छा करते थे, हालांकि हम अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं कर पाते। जी। मेरी गुस्ताखियों की तू पिता बनकर सजा देगा, जरा सी चोट देकर तू कलेजे से लगा लेगा, संभालेगा संभालेगा मुझे तू ही संभालेगा, तू हारे का सहारा है मेरी विपदा भी टालेगा। बहुत सुंदर।
तो ऐसा कोई फेस रहा प्रदीप जी जिसमें आपको लगा हो कि आपके राइटिंग करियर की अगर बात करें तो काफी स्ट्रगल है, और उस फेस में आपको ऐसा लगा हो कि शायद आपको नहीं हो पा रहा है वाली फीलिंग आई हो, या जी जी फिर कुछ और समझना करना चाहिए, जी। तो उस फेज को आपने कैसे निकाला? ऐसा होता है कि ये फील्ड ना, ये क्षेत्र जो है, ये स्वप्नजीवी लोगों का क्षेत्र है। हम्म, इसमें ना ऐसे लगता है कि बस अब तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, और ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि जो अब सोशल मीडिया पे आके ऐसा हुआ है कि जो शायर लोग हैं या जो कवि लोग हैं, वो जन सामान्य के सामने, आम आदमी के सामने आ पा रहे हैं। लेकिन पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि वो किसी गायक पर या किसी हीरो पर या किसी उस पर निर्भर होते थे। लोगों को पता ही नहीं होता था कि लिखने वाला भी कोई होता है, कि कोई लेखक भी होता है, कोई भजन होता है या गाना होता है। लोग कहते हैं जी चंचल जी की भेंट है, या ये मोहम्मद रफ़ी का गाना है। वो जो उस पेशे से संगीत के ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पता होता है कि किसी ने लिखा या किसी ने धुन बनाई है। नहीं तो आम आदमी को पता ही नहीं होता। हमें खुद बताना पड़ता है, मुझे खुद बताना पड़ता है लोगों को कि ये मेरा लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है। तो वो एक कैसेट आई थी, लाल लाल चोले वाली। उसमें सोनू निगम जी थे, उदित नारायण जी थे, तुलसी कुमार जी, शिवानी चांदना जी और लखबीर सिंह लखा जी, इन सब ने गाया था और लिखे मैंने थे भजन। अच्छा। तो उसमें मेरी फ़ोटो नहीं थी, बस कैसेट के ऊपर नाम था। तो मैं किसी को बताता तो लोग कहते तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कहता ना मैंने लिखे हैं ये भजन, तो कोई मानता ही नहीं। वो कहते ये दुकान पे बैठा हुआ है, तू है, छोटी सी दुकान है, वो तो इतने बड़े लोग हैं, और करोड़पति होगा जो राइटर होगा जिसने लिखा होगा। हालांकि इतना कुछ नहीं मिलता। वो जो भी लिखते हैं वो ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हैं। कोई दुकानदार होता है, कोई क्लर्क होता है, या कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं ज़्यादातर राइटर। तो अब जाके थोड़ा सा ग्लैमर या थोड़ा सा उनको फोकस मिलने लगा है शायरों को, और वो भी सोशल मीडिया की वजह से। तो फिर भी ये लाइन बहुत कांटों से भरी हुई है। इसे आप अपनी रोजी रोटी का जरिया ना ही बनाए तो अच्छा है। शौक के लिए लिखें, ठीक है। क्योंकि मुझे आज भी ऐसे लगता है कि जितनी मेहनत मैंने इस क्षेत्र में की है, उतनी किसी और क्षेत्र में की होती तो शायद मेरा मकाम थोड़ा और ऊंचा होता। मुकाम तो आज भी बहुत कुछ है प्रतीक। नहीं नहीं, ऐसा है कि वो ईश्वर की कृपा है कि ऐसा थोड़ा बहुत नाम हो गया। वरना इसमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, अध्ययन बहुत करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लिखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, जी। जैसे गाने के लिए रियाज करना पड़ता है, जी। वैसे हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। दिखने में बड़ा आसान लगता है एक लाइन के, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडियाँ वाली, सच्चा तेरा दरबार माँ झंडियाँ वाली, ये मैंने लिखी। ये किसी को सुनाओ तो वो कहेगा ये तो मैं भी लिख लूँगा, इसमें क्या है, ये इतना आसान है। एक तू सच्ची सरकार माँ झंडियाँ वाली, सच्चा तेरा दरबार माँ झंडियाँ वाली। जो भेंट आप बता रहे हैं हाँ ये जी, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे भी जब घर के पास विशाल जागरण हुआ करते थे तो एक साहब हरबंस लाल बंसी जी हाँ जी, हाँ जी, महंत दिल्ली के, श्री हरबंस लाल बंसी जी। जी दिल्ली से जी, हैं, हाँ जी, और आया करते थे जागरण के लिए, हाँ जी, हाँ जी, और तो वो ये वाली भेंट गाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भेंट आपने लिखी है? हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसी कोई भेंट, क्योंकि जब अब ये बात हो ही गई कि लिखी किसने होती है, गाता कोई है, तो लोगों को पता नहीं चलता। ऐसी कोई एक भेंट या फिर ऐसा भजन जो कि आपको लगता है कि ये हमारे देश में बहुत अच्छे से पॉपुलर हुआ हो, हाँ जी, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है वो आपके द्वारा लिखा गया है, जी। तो वो साझा करना चाहेंगे ऐसा कोई जो काफी पॉपुलर हुआ हो? एक ना भजन है, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। जी। तब उन दिनों ना साईं बाबा के भजन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जी। तो मुझे जो सिंगर साहब हैं, इसके गायक हैं, हम्म। संदीप सहगल जी, हम्म। उन्होंने एक लाइन दी। उन्होंने मुझे कहा कि ये लाइन मैंने लिखी है, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी, इसका आगे आप भजन बना दो पूरा। हम्म। भाई मुखड़ा दे दिया मुझे। जी। जी। तो
मैंने लिख दिया वो भजन पूरा। तो हालांकि वो गाना पहले से था किसी और का गाया हुआ, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं था। उसका मुखड़ा जो था ना वो तो सरल था, उसके जो अंतरे थे ना वो पहले पॉपुलर नहीं थे। तो मैंने जो लिखे नए अंतरे, तो वो भजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यानी कि अब मैं किसी को बताता हूँ ना कि मैंने लिखा है, तो लोग मानते ही नहीं हैं। कुछ लाइनें रखना चाहेंगे? भैया चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। हर वेले साइयां तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं। नीवापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। नहीं, मेरा तो मानना है, अब आपकी बात सुनने के बाद ऐसे बहुत ऐसे भजन होंगे जो आपके माध्यम से या और भी गीतकार लेखक जो हैं वो लिखते होंगे, और जनता तक और सुनने वालों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती होगी कि एक्चुअली लिखा किसने है। जी जी जी। दो बड़े बड़े सिंगर्स जब उनको गाते हैं तो उस पिक्चराइजेशन को देख के, उन गानों को सुन करके याद हो जाते हैं बोल, हाँ जी हाँ लेकिन जी। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है किसने लिखे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो पॉपुलर हो जाती है, जी जी। तो वो आप उसको अपने इमोशन के साथ कैसे जोड़ते हैं? प्राउड फीलिंग तो आती होगी, हाँ जी हाँ जी। जरूर आती होगी कि मैंने ही लिखा है इसको। जी जी जी। तो जब पता किसी को नहीं होता आपने लिखा है, तो कैसी फीलिंग आती है? नहीं, ऐसा होता है ना कि हमें ना पहले से पता होता है कि हमें क्या मिलेगा। जैसे एक फ़िल्म में बहुत सारे किरदार होते हैं। हीरो का अलग किरदार है, हीरो को पता होता है कि फ़िल्म चलेगी तो मुझे क्या मिलेगा। जो विलेन होता है उसे भी पता होता है, और जो उसका संगीतकार होता है उसे भी पता होता है, और जो गीतकार होता है उसे भी पता होता है। जी। तो अब मैं ऐसे ही भ्रम पाल लूँ कि मेरे को एक गीतकार को हीरो जैसी पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो वो मेरी भूल होगी, मेरी भ्रांति होगी। और एक गीतकार को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई गीत बनता है, फिल्म बनती है, तो बहुत सारे लोग ना उसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर फिल्म नहीं चलेगी तो उन सबका घाटा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फिल्म बनने के दौरान पैसा लेते हैं। अब तो ऐसा है कि जो बड़े बड़े हीरो हैं वो भी, जो फिल्म बनती हैं बड़ी महंगी महंगी, उनमें पैसे लेते नहीं हैं। उनमें अपना प्रॉफिट में हिस्सा रख लेते हैं कि फिल्म चलेगी तो हम इतने पैसे लेंगे, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। तो जो गीतकार है या और लोग हैं वो पैसे लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। तो जब फिल्म नहीं चलती या कोई गाना नहीं चलता, तो हम कभी नहीं कहते कि पैसे वापस ले लो। तो जो पैसा लगा रहा है उसे तो उसका लाभ मिलना ही चाहिए ना। तो गीतकार को अगर कम लाभ मिलता है या कम फेम मिलता है तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई गाना आपके द्वारा लिखा हुआ या कोई भजन जी। जो आपके मन के अनुसार, आपकी चेतना के अनुसार, जो अभी तक का सबसे पॉपुलर गाना है और सबसे ज्यादा व्यूज जिसके आए हो या सबसे ज्यादा चला हो, आपका मानना हो जिसपे? अभी ये एक पुनीत खुराना है, सिंगर हैं, उन्होंने गाया था तेरा शुक्र करा मेरे साइयां तेरा शुक्र करा। जी। तो उसको बहुत पसंद किया लोगों ने। उसी के ऊपर उन्होंने बाद में गुरुजी का भी बना दिया, "ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा मेरे गुरुजी"। तो उससे पहले जो शुक्रिया अदा करते हैं ना ईश्वर का, तो इस तरह के भजन नहीं आते थे। तो जब वो मेरा भजन पॉपुलर हुआ तो उसके बाद तो बाढ़ आ गई। हर भजन में शुक्रिया, शुक्राना, शुक्र। और तो ये वर्ड जो शुक्र है, हाँ जी। वो आपने नहीं, पहले भी गीतों इस्तेमाल में? होता होगा, अच्छा। लेकिन इतना लाइट में नहीं था, इतना रोशनी में नहीं था, फोकस में नहीं था। अब तो कई बार हमें जो सिंगर होते हैं या म्यूजिक कंपनी फ़ोन करते हैं, वो छूटते ही यही कहते हैं कोई शुक्राना लिख दो। जी। तो एक नई पहचान दी आपने इस शब्द को भी, और भजनों में भी नई जी रोशनी बस। डाली। हाँ, कृपया ईश्वर की। कैसा लगता है आप? नहीं, अच्छा तो लगता ही है। हमारी मेहनत सफल होती है, और अ, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग हमें स्वीकार करते हैं कि ये लिख सकता है या इसने लिखा होगा। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि कोई मानता ही नहीं था कि तू तू तूने लिखा है ये, इतना अच्छा कैसे लिख लिया। तो अब लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, तुमने ही लिखा होगा। नॉन डिवोशनल सॉन्ग्स भी लिखते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो पॉपुलर हुए? हाँ, अभी जब ये कोविड आया था, तो
शराब मिलनी बंद हो गई थी ठेकों पे, ठेके बंद हो गए थे। जी। तो मैंने एक रचना फेसबुक पे डाली थी भाई, शाम होते ही जो कर देते थे शुरू दारू, शाम होते ही जो कर देते थे शुरू दारू, हो गई उनकी महफिलों से उड़न छू दारू। सामने आए तो जी जान निछावर कर दें, पीठ पीछे जो किया करते हैं थू थू दारू। तो मैंने ये फेसबुक पे डाल दी। तो एक मुंबई के सिंगर हैं अरविंदर सिंह जी, उनका मैसेज आ गया कि इसे तो मैं गाऊंगा। मैंने कहा मैंने तो फेसबुक पे डाल रखी है। कह रहे तो क्या हो गया, मैं मैं गाऊंगा, इससे कोई और पूछे तो कह देना कि मैंने दे दी उनको। मैंने कहा ठीक है। तो फिर गाई उन्होंने, और अब उसके कई मिलियन व्यूज़ हैं। उड़न छू दारू आप यूट्यूब पे लिखेंगे आ जाएगी। तो लोग बड़े हैरान हो रहे कि अरे ये कैसा रूप है, कहाँ तो तुम भक्ति के भजन लिखते थे, कहाँ वो निराकार और साकार की बातें करते थे, तो कहाँ ये दारू की बातें। तो क्रिटिसाइज भी किया किसी ने? उसमें ऐसे तो किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव उस पे लेता हूँ कि मैं बहुमुखी प्रतिभा रखता हूँ अपने भीतर, कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद टिप्स कंपनी है, उसके हमारे बहुत आदरणीय कुमार तोरानी जी, उन्होंने अभी कुछ आएंगे मेरे गीत, तो वो भी संपर्क में है। तो आजकल के जो यंग बच्चे हैं जो लिखने की कोशिश में हैं हाँ जी, और लिखते हैं, हाँ जी, ऐसे बच्चे जो पोएट और गीतकार बन रहे हैं हाँ जी, अभी, हाँ जी। उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो यही है कि किताबों को समय दें, वो टाइम दें। क्योंकि आजकल ना हर कुछ शॉर्टकट में अपनाना चाहता है, अध्ययन नहीं करते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब उनकी रचनाएं आती हैं सामने, हम सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिखते हैं, हम पढ़ते भी हैं और हम सुनते हैं क्या कौन लिख रहा है। तो उनके लेखन में ना अध्ययन की कमी नज़र आती है। तो हालांकि सोच में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नई सोच है, नया जायका है। बस यही है कि उन्हें थोड़ा सा अपने जो अध्ययन है उसको विस्तृत करना पड़ेगा, उसे विस्तार देना पड़ेगा। नई नई किताबों के अलावा जो पुराने लोग लिख गए हैं, और उनको भी सिर्फ कंठस्थ नहीं करना, उन्हें अपने यानी कि लेखन में भी नकल नहीं मारनी, उनसे प्रभावित होना है, प्रोत्साहित होना है। आप क्योंकि दिल्ली से आते हैं हाँ जी, और दिल्ली आदर्श नगर से हाँ बेस्ड जी, हैं, हाँ जी, तो हमारे देश के बहुत बड़े सिंगर रैपर माने जाने वाले हनी सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी दिल्ली के थे। हाँ जी, हाँ जी, लेटर ऑन मोहाली गए, फिर दिल्ली आए, फिर दुबई गए जी, 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 और काफी नेम फेम मिला, हाँ जी, काफी ज्यादा उनके गाने चले। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोई खास बात होती है दिल्ली के पानी में, दिल्ली के खाने में, कि अगर कोई इस तरीके से कंठस्थ करना चाहे तो कुछ बड़ा लिख जाता है, कुछ बड़ा कर जाता नहीं, दिल्ली में कुछ तो है। जितने भी बड़े बड़े कई मुंबई में ना बड़े फेमस हुए हैं, जैसे साहिल लुधियानवी साहब हो गए, आनंद बख्शी जी हो गए। है? तो वो भी ना दिल्ली के थ्रू ही बॉम्बे गए हैं। जी। चाहे पाकिस्तान से इंडिया में आए तो दिल्ली में आए, जी। दिल्ली के मार्फत वो उधर गए। तो शायद है कुछ दिल्ली के पानी में कुछ ना। हालांकि मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो हनी सिंह उनकी बड़ी फैन है। अच्छा। तो वो एक दिन तो मैं हनी सिंह को नहीं जानता था, आज से करीब 12 13 या 15 साल पहले। वो केक ले आई कि मैंने कहा आज किसका बर्थडे है, कह रही आज हनी सिंह का बर्थडे है। अच्छा। मैंने कहा ये कौन है। वो बोली हनी सिंह को नहीं जानते, सिंगर हैं, उसके रैप इतने अच्छे होते हैं। तो केक काटा तो मेरे मन में एक उत्सुकता जागृत हुई कि मैं भी देखूं तो सही ऐसा कौन है कि मेरी बेटी, जिसने केक मेरा कभी केक नहीं काटा पापा का, वो हनी सिंह के नाम का केक काट रही है। जी। तो फिर मैंने सर्च किया, तो एक नया साउंड, एक नया तेवर, एक नया लहजा, तो वो देखने को मिला कि अ, कुछ जैसे वो उसको मैं गंधर्व महाविद्यालय ले जाता था संगीत सीखने। तो वहाँ से ना हमने जाना था, उसने जिद करके हनी सिंह के शो पे अच्छा। गुड़गांवा में। अच्छा। तो मैं, क्योंकि वो छोटी थी, जाना मेरा मजबूरी थी या जाना बनता भी था। तो हम जा रहे हैं ना, तो जो गंधर्व महाविद्यालय तो शास्त्रीय संगीत है, तो वहाँ के जो बच्चे थे या वो क्या, वो हम हंसी उड़ा रहे उसकी, हनी सिंह को सुनने जा रही है, हनी सिंह को। तो लेकिन हम गए, मुझे अच्छा लगा बहुत, जो एनर्जी थी या जो अ, लबो लहजा था, जो जो
एक कुल मिला के कुछ था कि जो अलग था, जो नया था, तो अच्छा लगा। अभी हमने बात की ऐसे गीत की, ऐसे ऐसी रचनाओं की जो काफी पॉपुलर हुई, जो आपने लिखी, हाँ जी। किसी गीतकार ने गाई और काफी पॉपुलर हुई। जी। अगर मैं ऐसे गीत की बात करूं जो आपका फेवरेट हो, अच्छा। जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जी। जी। कितना पॉपुलर हुआ है ये मैंने ना रखता हो, लेकिन जी। आपका फेवरेट हो, जी। ऐसा कोई गीत? हाँ, एक गीत है, सोनू निगम जी ने गाया था। वो अच्छा, ना आपने लिखा था और सोनू जी ने गाया था? हाँ जी, जी। वो ना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। जी। अगर बात शायरी की करते हैं, बात गीत संगीत की करते हैं, जी। जी। तो आपके भी कोई फेवरेट शायर या फेवरेट कोई गीतकार संगीतकार जी। जी। जिनको देख करके आप बड़े हुए और जिनको देख करके आपको लगता हो आपको ऐसा बनना है? मैं तब एमए फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, संदीप वधवा। तो वो ना बशीर बद्र साहब का बड़ा फ़ैन था। हम्म, तो मैं शायरी पढ़ता था, लेकिन पुराने शायरों को पढ़ता था, मुझे नहीं पता था कि आजकल कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। तो एक दिन उसने ज़िद की कि हम हिंदू कॉलेज से एमए कर रहे थे, कि करोड़ीमल कॉलेज में ना बशीर बद्र आ रहे हैं, तो कोई भी जा सकता है सुनने के लिए। मैंने कहा वो कौन है? वो बोले बशीर बद्र को नहीं जानता, इतने बड़े शायर हैं। तो मैं गया, मुझे ले गया वो अपने साथ, संदीप वधवा, हम प्यार से बबलू बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने पहली बार उनको सुना, तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि मैं जो भी लिखता शेरो शायरी, वो बिल्कुल उनसे इतना ज़्यादा उनका असर उस पे होता कि बहुत ही ज़्यादा, क्या नाम, मेरे तो दिमाग में छा गए वो पूरी तरह से। कभी मिल पाए व्यक्तिगत रूप से? हाँ, बाद में मैंने उनकी एक किताब अल्लाह हाफिज़ संपादित भी की। अच्छा। हाँ, एडिटर था मैं उसका। नए मौसमों का पता, 2 किताबें की। तो जिनको देखा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद उठाया, हाँ जी। प्रेरणा मिली, हाँ जी। उनके जैसे बनने का दिल किया, हाँ जी। फिर उनके किताब के एडिटर इन चीफ रहे, हाँ जी। तो हाँ जी। कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो अच्छी आती है। बाकी ये होता है कि अ, एक स्टार होता है पहले हमारी नज़र में, उसके बाद में फिर हम उनके साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, हम्म, हिसाब किताब करते हैं, लेन देन की बात होती है। हम्म, तो वो जो एक ग्लैमर होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। हम्म, तो बस यही है, बाकी अच्छा लगा। शायर तो वो कमाल के पहले भी थे और आज भी हैं। हम्म। और कोई गीतकार? गीतकार, गीतकार साहिर लुधियानवी थे पहले। हम्म, और जब मैं उर्दू में कर रहा था कोर्स, तो मैं साथ में ना शेरो शायरी भी करता था, तो जो भी लिखता था ना, उस दौरान ना मैं वो उर्दू डिपार्टमेंट के बाहर दीवार पे चिपका देता था, अच्छा। भाई आते जाते लोग पढ़ लें, हम्म, स्टूडेंट हैं। नीचे अपना नाम लिख देते? हाँ, नाम लिख देते थे। तो उस दौरान मैं साहिर लुधियानवी साहब से इतना ज़्यादा मुतासिर था कि कई बार तो लगता था कि ये उन्हीं की लिखी हुई रचना है, अच्छा। इतना ज़्यादा असर आ गया था। उनके अल्फाज फेच हो जाते थे, उसमें आ जाते थे? हाँ, शब्दावली तो जो उनके उन्होंने यूज़ की, रात दिन एक ही उसको आप पढ़ोगे, हम्म, जो वोकैबुलरी है, जो अल्फाज हैं, जो शब्द भंडार हैं, हम्म, वो सारा धीरे धीरे आ गया, और उनका लिखने का स्टाइल आ गया, उनका जो छंद होता था, नज्म कहने का जो तरीका है, वो सारा धीरे 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 हम्म। अब कहते हो ना, जज्ब कर लिया, अब्जॉर्व कर लिया। किसी ने ऐसा कभी बोला कि आप एकदम हो वो उनकी जैसे लिखते हैं, उनके जैसी रचना करते हैं, कभी किसी ने ऐसा बोला? हाँ, कई बार बोलते भी थे लोग। और जब मैं उर्दू नई नई सीखी थी ना, तो मैं बड़ी, जैसे होता है ना कोई नया नया काम करता है तो वो ज़्यादा ही उसमें डूब जाता है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा टफ उर्दू शब्द इस्तेमाल करने लगा था। तो जैसे मैं एक नज़्म थी मेरी जवाब तलबी, वो सुनाता हूँ आपको। चल नहीं सकते अगर उनकी बताई राह पर, तो शहीदाने वतन को याद करना छोड़ दो। गर कफस की जिंदगानी रास तुमको आ गई, तो फिदायाने चमन को याद करना छोड़ दो। गर नहीं दिल में तुम्हारे जज्बाए हुब्बे वतन, फिर ये तशहीर वफाए मुल्क व मिल्लत किस लिए। दे नहीं पाया जो तुमको कतराए दर्दे वतन, ऐसे दरिया के लिए इतनी अकीदत किस लिए। छाप डाले चंद पन्ने याद में उनकी अगर, साल में दो एक दिन गर याद उनको कर लिया कुछ सोगो मातम, कर लिया संकल्प कुछ, हो गया बस श्राद्ध उनका, हो गया हर हक अदा।
बाद इसके फिर वही ज़ारो जुबू खुदगर्जियाँ, फिर वही फ़िरका परस्ती के लिए जंगो जदल, फिर वही नीलाम ईमा चंद सिक्कों के लिए, फिर वही दैरो हरम के नाम पर शगले अजल। क्या यही सब सोच कर वो देश पर कुर्बान हुए? क्या इसी दिन के लिए चढ़ते रहे वो सूलियाँ? क्या यही जन्नत है जिसको देखने के वास्ते फूंक डाले थे उन्होंने खुद ही अपने आशियाँ, फूंक डाले थे उन्होंने खुद ही अपने आशियाँ। तो क्या बात है, कुछ कितनी तारीफ करें प्रदीप जी, वाह वाह। ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। पर मेरा ना एक सवाल है हाँ कि जी। आपको याद कैसे रहता है? हाँ, एक बार ना सत्यवती कॉलेज में ना अ, मैं तो दुकानदार बन गया था। तो मेरा साथ में पढ़ने वाला ना सत्यवती कॉलेज में लेक्चरर बन गया, वो लग गया वहाँ, उसकी नौकरी लग गई। दोस्त भी था और फैन भी था। मुकेश मानस उनका नाम था, डॉक्टर मुकेश मानस हो गया अब तो। तो सत्यवती कॉलेज में ना उन्होंने ना मुशायरा कराया, मुशायरा प्लस कवि सम्मेलन। दुकान पे आया, पहले तो मैं प्रदीप थरेजा था, उसने प्रदीप साहिल भी कर दिया अपने आप ही। अच्छा। तो प्रदीप थरेजा ऐसे कुछ साहिल, मैंने पहले तो बड़ा अजीब लगा। तो फिर मैं भी गया वहाँ पे। तो और सब जो थे ना वो ज़्यादातर हिंदी से आए थे, तो मैं उर्दू से आया था। तो हिंदी वालों में ये होता है, जो को उर्दू वाला जाता है ना वो छा जाता है, क्योंकि शेर व शायरी करता है वो। तो हिंदी वाले कविता सुना रहे थे, तो मैंने दो तीन कविताएं सुनाई। उसके बाद ना लोग ना फरमाइश करने लग गए मुझसे। उन्होंने शायद मेरी किताब पढ़ी होगी या कहीं कोई मेरी रचना, तो जो भी फरमाइश करते ना मैं ऐसे ही सुनाता मुँह ज़बानी। तो ना कोई लेके भी नहीं गया था घर से, मैं तो ऐसे ही तफरीह करने चला गया था, चलो चलते हैं। तो वहाँ तो प्रदीप साहिल ही करने नाम ही पड़ गया मेरा, प्रदीप साहिल। और बाद में वो जो हिंदी के प्रोफेसर थे, वो उन्होंने वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बड़ी हैरानी की बात है, ना कोई पर्ची ना कोई किताब, और फरमाइश आ रही है, जो आ रहा है मुँह ज़बानी सुनाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ना दिमाग में ना छंद सांचे बन जाते हैं, तो उसके अंदर ना अपने आप ही वो ना चीज़ें ढल जाती हैं। तो गायक ने ना मेरी एक 50 लाइनों की ना एक रचना ली गाने के लिए। उसने ना उसमें 50 लाइनों में एक लाइन में ना एक शब्द बदल दिया, और जैसे ही वो आया ना मुझे पता चल गया उसने बदला है। अच्छा, क्योंकि वो दिमाग के सांचे में डली हुई है। हाँ, क्योंकि वो ना ढली हुई चीज़ थी, और क्योंकि अगर मैं बदलता ना खुद, या कोई और शायर बदलता जिसे उस तकनीक का, उस समीकरण का ज्ञान हो, तो वो पता नहीं चलता। लेकिन क्योंकि गायक ने बदल लिया तो पता चल जाता है कि ये किसी अनाड़ी आदमी ने पंगा लिया है। तो ऐसे ही ना दिमाग में वो बसे होते हैं, सांचे कह लो या छंद कह लो या बहर बोलते हैं। तो ऐसे आप इस तरीके के कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हो, तो इनमें भाग लिया करते थे? हाँ, पहले लेता था। फिर छोड़ दिया? थोड़ा ना अब जैसे मेरी बेटी गाती है, तो मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। वो जितने प्रोग्राम होते हैं ऑर्गेनाइज मैं ही करता हूँ उनको, पूरा सिस्टम को देखना, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो और मौका मिले अभी तो? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। मैं तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ बात। जश्न रेख्ता होता है, इसमें मेरी छोटी बेटी ने कहा कि वो वीडियो क्लिप बना के ना डाल दो, अगर वो उनको पसंद आ गई तो वो आपको ना वहाँ पे स्टेज पे बुलाएंगे। उसने मेरी वीडियो क्लिप बनाई डाल दी, तो उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो मैं पहुँच गया ऐसे ही जश्न रेख्ता में। तो वहाँ पे बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े स्टेज थे, जिनको बुलाया था वो तो स्टेजों पे गए। तो वहाँ पे एक चौराहा था, इधर से भी लोग आ रहे थे, भीड़ थी बड़ी। तो मेरे को पता नहीं क्या सूझी, मैं ना चौराहे के बीच में ना खड़े खड़े शायरी सुनाने लग गया। अभी पीछे मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, भीड़ थी, तो आपने एक सिस्टर पे वो रचना सुनाई थी, हाँ ये जी, वही हाँ बात जी। कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं सुनना फिर से चाहूंगा। जी। तो वहाँ पे भी ना उन्होंने एक ऐसे टूटी सी चेयर पड़ी थी, मैंने उसको रख लिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। और उसके मुझे ना कोई देख रहा था, कोई अ, अफ़गानिस्तान से आए हुए कोई पत्रकार थे, कि ये इसके अंदर तड़प बहुत है। और उन्होंने मेरे ऊपर आर्टिकल भी छापा था। अच्छा, नहीं ये मौका मिला, सच्ची लेकिन शायरी है, ये इसने अपना दिल से, स्टेज खुद बना लिया। ये दिल से शायर है। हाँ,
तो वो मैं सुनाता हूँ, वो बहुत पसंद किया था लोगों ने। और एक बम्बई के सिंगर है, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा भी था, कमेंट किया था कि बहनों के बारे में इतनी अच्छी पंक्तियां मैंने आज तक ना तो पढ़ी हैं ना सुनी हैं। तो बहनों के ऊपर मैं सुनाता हूँ, वो था, साझा सुख दुख से एक साथ गुजरती हैं, माँ से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। साझा सुख दुख से एक साथ गुजरती हैं, माँ से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। चुपके से पढ़ लेती हैं खामोशी को, कहने को बस चबर चबर ही करती हैं। बहुत सुंदर। माँ से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। तो तो जिस दिन आपने वो शेर रखे, ये बहनों की बात वहां रखी, हाँ जी, तो जहां जहां जिन जिन के कान में वो पहुंची, हाँ जी, तो दिल से जुड़े आपसे। हाँ, वो तो आप वो वीडियो देखेंगे, उनके चेहरे बता रहे हैं लोगों के। क्योंकि शेर व शायरी हर कोई करता है, महबूब पे करता है, महबूबा पे करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ब्रेकअप पे आजकल बहुत शायरी होती है। कोई बहनों के बारे में मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, कोई शेर व शायरी पढ़ी नहीं। और मैंने माँ के बारे में अभी एक लिखी थी रचना कि मुश्किल इबादतों को यूं आसान कर लिया, मुश्किल इबादतों को यूं आसान कर लिया, सर को झुका के माँ तेरा गुणगान कर लिया। दौलत कमाई खूब है परदेश में मगर, दौलत कमाई खूब है परदेश में मगर, माँ के बगैर लगता है नुकसान कर लिया। बहुत सुंदर। मुश्किल इबादतों को यूं आसान कर लिया, सर को झुका के माँ तेरा गुणगान कर लिया। प्रदीप जी, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लग रहा है, मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, अरे आपको नहीं, सुनने का मौका मिला है। ये तो आपका जरा नवाजी है। जब आप इस दौर से गुजर रहे थे हाँ जी, कि आप शायर भी हैं और गीत भी लिख रहे हैं, हाँ जी, और फिर आपकी बेटी उन लिखे हुए गीतों को गा रही है, हाँ जी, और फिर आप एक ऐसी प्रदीप म्यूजिकल ग्रुप जो आपका है उसे चला रहे हैं, हाँ जी, और पूरे दिल्ली एनसीआर में, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, हाँ देश जी, के कोने कोने में अब तो निधि जी और आप जाने जाते हैं। जी, और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, गुरु जी के सत्संग होते हैं, हाँ जी, माता रानी के जागरण होते हैं, जी, और बाबा श्याम के जागरण होते हैं, जी, जी, भजन संध्या होती हैं, आप बुलाए जाते हैं, जी, और विशेष रूप से आपको वहां बुलाया जाता है। जी, जी, तो कहीं फिर आपको ये याद आती है कि अगर मैं ये नहीं होता हाँ जी, तो मैं क्या होता। क्या होता, शायद मैं एक अच्छा बिजनेसमैन होता, या बिजनेसमैन होता, अच्छा बुरा कि नहीं जानता मैं। क्योंकि दुकान हमारी बहुत अच्छी चलती थी। वो दुकान होती, एक दो दुकानें और हो जाती, अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती। और मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे यूं कहना कि यूं होता तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो तो इस, जब आप लिखते हैं हाँ जी, गीत को या फिर किसी शेर को, तो आप अपने स्टाइल को उसमें जब लाने की कोशिश करते हैं, हाँ जी। तो वो क्या आप में, क्या आपके दिल में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि अपने स्टाइल को कैसे उतारूं कागज पे, नहीं, ऐसा कुछ या फिर वो शब्द ही मैटर करते हैं, क्योंकि जिस शब्दावली पे या जिस टॉपिक पे लिखना है बस उसी को लिखना है। बहुत कुछ होता है। कई बार कुछ नया करने का मन होता है। कई बार ये ऐसा होता है कि जो हमारे सामने वाले हैं ना, जो हमारे जैसे ग्राहक हैं, वो वो स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि अ, जो नएपन को स्वीकार करना ना बड़ा कठिन होता है। और एक चुनौती होती है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कि एक पुरानी परंपरा के तहत आप काम करोगे, एक जो एक ढर्रा बना उस पे काम करोगे, तो ये होता है कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन काम चलाऊ चल जाएगा। तो ये होता है नए में, ये होता है रिस्क होता है, नए में जोखिम होता है। आज की बात करें हाँ जी, तो किसी स्पेशल प्रोजेक्ट या किसी एक स्पेशल ड्रीम पे आप काम कर रहे हो जो बताना चाहें। वो तो चलते ही रहते हैं, कई ड्रीम्स हैं, कई प्रोजेक्ट हैं, चलते रहते हैं। कई ऐसे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो जल्दी आपके माध्यम से हमें देखने को मिले। बहुत सारे हैं ऐसे, मैं बता नहीं सकता उनके बारे में। थोड़ा सा अ, बंदिश होती है कि बताना नहीं है। बाकी काफ़ी आने वाले हैं अभी। टिप्स कंपनी से भी आएंगे, एक दो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो धार्मिक नहीं है। और भी कई आ रहे हैं। और आजकल जैसे सूफी नाइट्स होती हैं, उनमें जो उस तरीके के गाए जाते हैं, वो भी काफ़ी सारे आएंगे अभी। तो भजन तो रेगुलर आ ही रहे हैं। कोई ऐसी अचीवमेंट
जी, क्योंकि जब एक कहानी होती है, आपकी कहानी हमने जानी बचपन से अभी तक की, हाँ जी, तो कहानियों में चुनौतियां भी होती हैं, जी, जी, सीखे हुए सबक भी होते हैं, हाँ जी, और अचीवमेंट्स भी होती हैं, उपलब्धियां। जी, जी, जी। कोई ऐसी उपलब्धियां जो विशेष रूप से आप साझा करना चाहें? उपलब्धियाँ तो ये है कि जब हम छोटे थे ना, तो हम कवियों को या शायरों को देखते थे, तो उनकी हालत ना बड़ी खस्ता होती थी। जैसे एक छवि बनी हुई थी कि पैर में हवाई चप्पल होगी, पुराना सा कुर्ता होगा, कंधे पे एक कॉटन का थैला होगा। तो लेकिन अच्छा है, जैसे अब मैं अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छी गाड़ी में आता-जाता हूँ और लोग इज़्ज़त देते हैं, सम्मान देते हैं। और जैसे लिखने वालों को पहले जैसे मैं लिखता था, तो मेरे माता-पिता भी कहते थे, सभी रिश्तेदार कहते ये कोई काम है? ये कोई काम थोड़ी है ये, भई ये तो अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने घर को फूँक के तमाशा देखने वाली बात है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अपने आप को कि मैं इस काम की रोटी खाता हूँ, इस काम से मेरा घर चलता है संतुष्ट और है। समाज में इज़्ज़त है, सब कुछ है। संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट हैं पूरी तरह। प्रदीप जी, जैसे हमारे देश में हाँ जी, राजनीति कण कण में, हाँ जी, ऐसी कोई चीज नहीं जो राजनीति से दूर हो। हाँ जी, अगर हम मानते हैं कि हम राजनीति से दूर हैं, लेकिन राजनीति हमसे दूर नहीं है, हाँ जी, ये सच है। हाँ जी। तो क्या राजनीति और समाज से जुड़ी या प्रभावित भी आपकी कोई रचना है? नहीं, शुरू में तो मैं लिखता था। अब जैसे मैंने पहले आपको जवाब तलबी सुनाया, और एक ना उम्र होती है, उसमें ना इंसान ना बागी होता है। हर चीज़ के प्रति ना एक उसके अंदर ना एक आंदोलन छुपा होता है, एक भई लड़ने का जज़्बा होता है। तो धीरे-धीरे ना वो उम्र के साथ-साथ ना वो समझौता कर लेता है कि जो चल रहा है ना, उसी में अपने आप को ढाल लिया जाए। जो अगर मार्केट की बात करें तो कहते हैं ना, जो बिक रहा है, वही बनाया जाए। और अब ऐसा, क्योंकि अब जैसे हम परिवार वाले हो गए हैं, मिडिल क्लास के हैं, तो हमें यही घर से भी कहा जाता है कि अ, जो विवादित चीज़ें हैं ना, जो राजनीतिक हैं, या उनसे परहेज़ किया जाए। अच्छा प्रदीप जी, हम सौभाग्यशाली हैं हाँ जी। कि हमने इस देश में राम मंदिर को बनते देखा, जी, जी, जी। इस देश में रामलला को मंदिर में प्रवेश करते देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो जरूर मेरा मानना है आपने राम पे भी रचनाएं लिखी होंगी, और हाँ जी। 2024 तो राम का साल माना जा रहा है, जी, जी, क्योंकि इसी में राम मंदिर का जी। उद्घाटन हुआ। तो ऐसी कोई राम की रचना जो किसी बड़े गीतकार ने गाई हो, पॉपुलर हुई हो, आपके द्वारा लिखी गई हो और आप साझा करना चाहें? अ, दिसंबर में मैंने राम भजन लिखने शुरू किए थे रेगुलर। 2023। हाँ जी, क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को मेरे ख़्याल राम जी मंदिर का जी शिलान्यास था। तो मैं फ़ेसबुक पे हर दूसरे-तीसरे दिन अपना लिखा एक भजन डाल देता था। जी। और मैं कई लोग मुझे कहते थे, "ये भजन मुझे दे दो, हम गा लें।" तो मैं कहता था, "ये मैंने सार्वजनिक सार्वजनिक सबके लिए लिखा है। पब्लिकली से कोई भी गाए, और मुझे इसके इवज़ में, इसके बदले में 1 रुपया भी नहीं चाहिए।" और बहुत सारे लोगों ने अपने जो उस दौरान प्रोग्राम हुए उन्होंने गाए, और मेरे पास वीडियो क्लिप भेजते थे, देखो हमने गाया। तो मैंने बहुत सारे भजन लिखे राम जी के, और जो लोगों ने गाए, और पूरा यानी कि 1 डेढ़ महीने में रेगुलर लिखता रहा। और साथ में धुन भी उसके साथ में पेवस्त करता था कि इस धुन पे लिखा गया है, कि ताकि जो गाने वाले हैं उनको कुछ संदेह ना रहे या कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो लोगों ने गाया। मैंने करीब 30-40 भजन फ़ेसबुक पे वो डाले, और लोगों ने बहुत कोई क्या ऐसी कहें, लाइनें जो आपके दिल के करीब हो? क्योंकि हमारा ना काम ऐसा है जो लेखन का, कि अगर हम लिखने के बाद याद रखेंगे ना, तो हम ना नया नहीं लिख सकेंगे। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। जी। एक ऐसा भजन जो हमारे देश में बहुत पॉपुलर हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। जी।
और उसके साथ में एक लाइन और जुड़ी, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, हाँ या जी। फिर एमपी में या हरियाणा में या दिल्ली में। जी जी। तो जो बात की जाती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव इस पे क्या कहता नहीं नहीं, एक तो होता है कि अ, बहुत बड़े व्यापक तौर पे सोचें तो राम को तो ला नहीं सकता कोई। तो ये जो भजन है ना, ये राजनीतिक है कि जो राजनीति में राम को लाए हैं, है? इस सृष्टि में नहीं, जो कि राजनीति के केंद्र में राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, इसका जो भावार्थ है वो ये है कि जो राजनीति में या राजनीति के केंद्र में राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो वैसे तो राम को ला पाना या रच पाना या राम को बना पाना संभव नहीं है। तो इसका मेरे हिसाब से यह है कि जो राजनीति के केंद्र में राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। प्रदीप जी, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, जी। अगर दिल्ली की राजनीति में आपको कभी मौका मिलेगा तो आप दो दो हाथ करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी मेरे प्यारे हैं। मैं सभी पार्टियों की बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं तो कई मेरे मित्र हैं, वो किसी एक पार्टी से हैं तो वो दूसरी पार्टी से ना नफरत करते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी उल्टा सीधा लिखते हैं। तो लेकिन मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, और मैं सभी के जो सिद्धांत हैं, सभी की जो कोशिशें हैं, सभी की जो विचारधारा है, सबका सम्मान करता हूँ। और मुझे सब प्रिय हैं। मुझे राहुल गांधी जी भी बहुत प्रिय हैं, मुझे मोदी जी भी बहुत प्रिय हैं, मुझे अरविंद केजरीवाल भी बहुत प्रिय हैं। क्योंकि मुझे किसी में, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी से भाई शत्रुता नहीं करना चाहता। ये मेरा दृष्टिकोण है कि हमें सम्मान देना चाहिए सभी को। कई बार रिश्ते, राष्ट्र जरा सी बात पे रिश्ते खराब कर लेते हैं लोग, जो राष्ट्र कि नहीं निर्माण होनी में चाहिए। सभी काम कर रहे हैं तो हाँ सबका जी। सम्मान। हाँ जी, हाँ जी। सभी हैं तो एक ही हमारे जो भारतवर्ष है उसके एक ही कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल है, कोई रजनीगंधा है। सभी इस बगीचे को महका रहे हैं अपने अपने स्तर पे। तो स्वागत करता हूँ। किसी एक को दूसरे के विरोध में नहीं देखना चाहिए। वो वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो सभी कोशिशें कर रहे हैं कि ये देश और सुंदर बने, और देश विकसित हो, और तरक्की करे, और प्रगति करे। सभी की कोशिश यही है। बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, हम आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करें जी। उससे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई ऐसा सुंदर सा शेर जो आप दे करके जाना चाहें और जिसे सुन करके वो बार बार सुनने का उनका मन करे। तुम्हारी खोज शायद मैं नहीं था, तुम्हारी खोज शायद मैं नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपना लिया है, कि मैंने भी तुम्हारी तरह तुमसे यकीनन एक समझौता किया है, यकीनन एक समझौता किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस पॉडकास्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़ और आप देख रहे थे आपका पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट। तो ऐसी बहुत सारी नई कहानियां, नई यात्राएं, ऐसी जर्नीज, ऐसे बहुत सारे गेस्ट हमारे बीच आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक व्यूज एंड न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।